विद्यार्थी मित्रों का विषय हिंदी कक्षा 10 का जो 8वां पाठ है सुधा मूर्ति वो संकलित किया गया है। मानी किसी लेखक ने नहीं लिखा, लेकिन वो एक हमारे देश की असाधारण व्यक्तित्व नारी है, इसलिए उसका पाठ संकलित किया गया है। तो आज हम सुधा मूर्ति के बारे में देखेंगे। आज के ज़माने में महिलाओं के लिए कोई कार्य कठिन नहीं है। स्त्री पुरुष को बराबर शिक्षा एवं विकास का अवसर मिलना चाहिए। आज के प्रत्येक क्षेत्र में स्त्रियां और महिलाएं काम कर रही है और कुशलता भी प्राप्त कर रही है। इसलिए लिंग और जाति भेद के आधार पर महिलाओं के विकास में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, यह सुधा मूर्ति मानती है। और उन्होंने प्रस्तुत हमारा जो पाठ है उसमें सुधा मूर्ति ने अपने विभिन्न कार्यों के द्वारा यह सिद्ध कर दिया है कि महिलाएं भी पुरुषों के बराबर होती है, और जो पुरुष कर सकता है वही सब महिलाएं भी कर सकते, सब कार्य महिलाएं कर सकती है। तो सुधा मूर्ति हमारे यहाँ जो इन्फोसिस IT कंपनी है उसकी चेयरपर्सन है। सुधा मूर्ति और उनके पति ने यह कंपनी की स्थापना की थी और आज यह कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी हो गई है। तो आज देखते हैं उसमें सुधा मूर्ति के बारे में जो जानकारी दी गई है वह देखते हैं। सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए प्रेरणा मूर्ति है। इस पाठ में सुधा मूर्ति ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि स्त्रियों के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। उन्होंने इंजीनियर के रूप में कार्य किया, बाद में संशोधन, तकनीकी क्षेत्र, चिकित्सा, लेखन के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में आपका योगदान महत्वपूर्ण है। इस पाठ में स्त्रियों के लिए कार्य क्षेत्रों की कोई सीमा नहीं है तथा वे हर कार्य में कुशलता प्राप्त कर सकती है, इस बात पर ज्यादा जोर दिया गया है। इस कृति का यह संदेश है कि जाति और लिंग के बीच कोई भेदभाव न रखा जाए। अप्रैल 1974 की बात है। बेंगलुरु में गर्मी पड़ने लगी थी। भारतीय विज्ञान संस्थान के परिसर मानी आंगन में गुलमोहर के बड़े बड़े वृक्ष लाल रंग के फूलों से लदे हुए चुभ रहे थे। कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा समाप्त कर एक छात्रा हॉस्टल की ओर जा रही थी। उसकी दृष्टि नोटिस बोर्ड पर लगे एक विज्ञापन पर पड़ी। यह विज्ञापन प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा कंपनी जो है की ओर से नौकरी के इच्छुकों के लिए था। कंपनी को योग्य और परिश्रमी इंजीनियरों की आवश्यकता थी। चौंकाने वाली बात थी, छोटे अक्षरों में लिखी अंतिम पंक्ति, महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे। मानी टेल्को कंपनी को इंजीनियरों की तो जरूरत थी, लेकिन आवेदन पत्र में क्या लिखा था कि महिला उम्मीदवार आवेदन पत्र न भेजे। उसने एक बार नहीं 2 बार पढ़ा। हाँ, यही तो लिखा था। उसे नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसे विदेश में स्नातकोत्तर परीक्षा के बाद रिसर्च की डिग्री के लिए छात्रवृत्ति मिलने की पेशकश हो चुकी थी। वह स्वयं भी विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी, परंतु यहाँ यह भेदभाव, स्त्री पुरुष में इतनी असमानता, बात उसे कुछ पची नहीं। तो यह जो जानकारी है वो सुधा मूर्ति के बारे में है। सुधा मूर्ति जो भारतीय विज्ञान संस्था में पढ़ रही थी, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का विषय पढ़ रही थी, तो वो अपनी कॉलेज में एकमात्र महिला छात्रा थी। तो उनके जो आचार्य है उन्होंने शर्त रखी थी कि तुम्हें एक बात पर एडमिशन दिया जा सकता है कि तुम कॉलेज में साड़ी पहन कर आओगी, तुम लड़कों से बात नहीं करोगी और तुम कैंटीन में भी खाने के लिए नहीं जाओगी। तो सुधा मूर्ति को पढ़ना था, इसलिए उन्होंने यह बात स्वीकार कर ली और कॉलेज में एडमिशन ले लिया, लेकिन और हॉस्टल में रहने लगी। लेकिन जब उसने यह विज्ञापन पढ़ा तो उन्हें लगा कि यह तो स्त्रियों महिला उम्मीदवारी न करे तो यह तो स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव है, असमानता है, और उन्हें यह बात ठीक नहीं लगी। वह अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम स्थान पाती आई थी और कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा में पुरुष सहपाठियों में अकेली लड़की थी। फिर भी वह कंप्यूटर विज्ञान में अपने क्लास में हमेशा प्रथम नंबर आती थी।
और इसलिए उन्हें स्नातक कर लेने के बाद आगे बढ़ने के लिए विदेश में उसे शिष्यवृत्ति भी मिल गई थी। इसलिए उन्हें यह नौकरी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। फिर भी उन्हें लगा कि यह स्त्रियों के प्रति अन्याय है। वह योग्य थी, परिश्रमी थी, नहीं उसे कुछ तो करना ही होगा। इस भेदभाव को सहना उसके बस की बात नहीं। वह इसका विरोध करेगी और डटकर करेगी। उसने अपनी डायरी में आवश्यक सूचनाएं लिखी और तेजी से हॉस्टल की ओर चल दी। उसने निश्चय किया कि वह टेल्को कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी को सूचित करेगी कि उनकी कंपनी इस प्रकार का अन्याय कर रही है। उसे उस सर्वोच्च अधिकारी का नाम मालूम तो नहीं था, केवल इतना पता था कि टाटा समूह के प्रमुख JRD टाटा है। तो उन्हें लगा कि यह स्त्रियों के प्रति अन्याय है कि महिलाएं आवेदन न भेजे। तो उन्होंने निश्चय कर लिया कि टाटा कंपनी के जो अधिकारी है, उच्च अधिकारी है, वो उन्हें पत्र लिखकर जरूर बताएगी कि यह स्त्रियों के प्रति अन्याय है, असमानता है। इसलिए वो टाटा ग्रुप के अधिकारी कौन थे वो नहीं मानता, लेकिन उसे इतना पता था कि JRD टाटा उसके प्रमुख है। उसने एक पोस्टकार्ड लिखा और JRD टाटा को संबोधित करते हुए लिखा, आपने भारत में लोहा, अस्पताल, रासायनिक पदार्थ, कपड़ा, मशीनों के बड़े बड़े उद्योग लगाए हुए हैं। भारतीय विज्ञान संस्था की स्थापना में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया है। सौभाग्य से मैं भी उसी संस्थान में पढ़ रही हूँ। मैं हैरान हूँ कि टेल्को जैसी कंपनी स्त्री पुरुष के बीच ऐसा भेदभाव कर रही है। तो उन्होंने कहा कि आपकी इतनी सारी कंपनियां हैं और टाटा जैसी कंपनी स्त्री पुरुष के बीच ऐसा भेदभाव कर रही है, यह बात मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी। 10 ही दिन में कंपनी ने उसे तार भेजा। कंपनी के खर्चे पर पुनः शहर में साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो। तो कंपनी ने उसे उसका पत्र पढ़कर उसे तार भेजा कि तुम अपने खर्चे पर, कंपनी के खर्चे पर पुनः शहर में, अंडरलाइन करना, पुनः शहर में साक्षात्कार मानी इंटरव्यू के लिए, प्रत्यक्ष इंटरव्यू के लिए उपस्थित हो। आवश्यक तैयारियों के साथ वह लड़की पुनः पहुंची। साक्षात्कार आरंभ हुआ। काफ़ी तकनीकी प्रश्न पूछे गए जिनके वह सही उत्तर देती गई। तभी एक बुजुर्ग सज्जन ने स्नेहमयी वाणी में कहा, तुम जानती हो कि हमने महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे क्यों लिखा था? क्योंकि यहाँ फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल पर किसी महिला की नियुक्ति नहीं हुई है। तो पूना में उनको बुलाया गया। उनको इंटरव्यू में सारे तकनीकी प्रश्न पूछे गए तो सबका सही उन्होंने उत्तर दिया। फिर जो इंटरव्यू ले रहे थे एक सज्जन, उसने कहा कि तुम जानते हो कि हम फैक्ट्री में क्यों महिलाएं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई महिला उम्मीदवार है ही नहीं, इसलिए हमने ऐसा लिखा था। तुम्हारे जैसे मेधावी लड़कियों को अनुसंधान शालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए। मेधावी मानी बुद्धिशाली। तो सज्जन ने कहा कि तुम बुद्धिशाली हो, मेधावी हो, तो तुम्हारे जैसे व्यक्ति को तो अनुसंधान शाला में जहाँ संशोधन कार्य होता है वहीं जाकर पढ़ना चाहिए। लेकिन हमें कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। तो अगर आप अपनी कंपनी में कोई महिला है नहीं तो कहीं से तो आपको शुरुआत करनी होगी ना। महिलाओं को भी लोगे तो फिर बाद में महिलाएं भी आपके यहाँ काम कर सकेगी, नहीं तो कभी भी कोई महिला आपकी फैक्ट्री में कार्य नहीं कर पाएगी, उसने दृढ़ता से कहा। एक लंबे साक्षात्कार के बाद अंत में उस वृद्ध सज्जन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, यह शुरुआत तुमसे ही की जाती है। उन्होंने इतने प्रश्न किए सज्जन से कि सज्जन भी मान गए कि यह लड़की सचमुच मेधावी है। इसलिए सज्जन ने कहा कि ठीक है, चलो शुरुआत तुमसे ही करते हैं। इस प्रकार टाटा कंपनी में, टेल्को कंपनी में उन्हें नौकरी मिल गई। टेल्को में इंजीनियर के पद पर नियुक्त किया प्रथम महिला इंजीनियर थी। अंडरलाइन करना, सुधा मूर्ति टेल्को कंपनी में प्रथम महिला इंजीनियर थी। सुधा कुलकर्णी का विवाह टेल्को में ही कार्यरत श्री नारायण मूर्ति के साथ हुआ। 8 वर्ष तक टेल्को को अपनी सेवाएं देने के बाद सन 1982 में उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और बेंगलुरु में अपने पति श्री नारायण मूर्ति के साथ इन्फोसिस कंपनी खोली। तो सुधा मूर्ति पहले सुधा कुलकर्णी थी और शादी के बाद टेल्को कंपनी में ही जो कार्य करते थे नारायण मूर्ति, उनके साथ उनकी शादी हो गई और वे सुधा कुलकर्णी से सुधा मूर्ति हो गई। और 8 वर्ष तक उन्होंने टेल्को कंपनी में अपनी सेवाएं दी और बाद में अपने पति के साथ 1982 में बेंगलोर में उन्होंने
नई कंपनी खोली जिसका नाम था इंफोसिस कंपनी लिमिटेड। दोनों की मेहनत और लगन से इंफोसिस ने दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति की। दिन दूनी रात चौगुनी, चौगुनी मानी खूब प्रगति करना। उन्होंने अपनी कंपनी में इतनी मेहनत की कि कंपनी की प्रगति होती ही गई। सुधा मूर्ति 1996 में इंफोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बनी। अंडरलाइन करना, इस फाउंडेशन के माध्यम से वे सामाजिक विकास के अनेक कार्य कर रही है। तो सुधा मूर्ति अपनी कंपनी में जो भी नफा होता है वह सामाजिक कार्यों में उसे खर्च करती है। वो साधारण असाधारण व्यक्तित्व होते हुए भी एक साधारण महिला ही है। आपने केबीसी में अमिताभ बच्चन जो केबीसी शो में आते हैं उसमें सुधा मूर्ति भी आई थी। वो उन्होंने अपनी बातें बताई कि इतनी साधारण व्यक्तित्व उनका है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये इतनी बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी की चेयरपर्सन रही है। वो साधारण है और अपने पैसों का सदुपयोग करती है। वह अपने बच्चों को भी यही शिक्षा देती है कि हमारे पास जो कुछ भी है, अगर ज़्यादा नफ़ा हुआ है तो उस नफ़े का हमें, जो गरीब वर्ग है, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उसके लिए हमें ये पैसे खर्च करने चाहिए ताकि उनका भी विकास हो। अपने जीवन में भी वह साधारण ही है। पैसों इतनी बड़ी कंपनी है, इतना कमाते हैं, इतना नफ़ा होता है, फिर भी उन्हें कोई घमंड नहीं है। उन्होंने अपने बेटे बेटियों की शादी भी साधारण तरीके से ही की। अब उसमें ज़्यादा पैसे का खर्च भी नहीं किया। वे कहते कि जो पैसे में इतने पैसे उसमें खर्च करूँ, इससे तो कई लोगों की जिंदगियाँ संवर जाएगी, तो ये पैसे में उन ज़रूरतमंदों की ज़िंदगी संवारने में लगा दूँगी। अपने बेटे को भी वह कहती है कि जो पैसा हमें मिलता है उससे हमें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। हमें जितना ज़रूर है उतना ही हमारे पास रखो, बाकी दूसरों के लिए उसे खर्च करो। इतनी ये सामाजिक सेवा करती है और उनके विचार भी इतने, विचार जैसे हैं वैसे विचार वे अमल में भी लाती है। जो बोलती जो सोचती है वही करती है। ऐसा नहीं कि सोचना अलग है और बोलना अलग और करना अलग। मन वचन कर्म से वह एक समान है। इस फाउंडेशन के माध्यम से वे सामाजिक विकास का अनेक कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कर्नाटक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एक कंप्यूटर और लाइब्रेरी की योजना बनाई और उसे कार्यरूप दिया। तो कर्नाटक की जो सरकारी स्कूलें हैं उन्होंने कंप्यूटर और लाइब्रेरी बनवा दी। सुधा मूर्ति ने स्वयं को पूर्ण रूप से समाज सुधार के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने इंफोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन से छोड़ दी और पूर्णतः वह सामाजिक कार्यों में लग गई है। बेल्लारी, बीजापुर, हुबली आदि के अस्पतालों को उच्च तकनीकी चिकित्सा उपकरण मानी साधन उपलब्ध करवाए। तो ये सब जगहें जो है वहाँ की जो अस्पतालें हैं उन्हें उच्च तकनीकी उपकरण साधन उन्होंने उपलब्ध करवाए हैं। कांची में कैंसर अस्पताल, औरंगाबाद में बेल्लारी, गुलमर्ग, पट्टुमंडाई, बेंगलुरु आदि में चिकित्सा सहायता तथा उस्मानाबाद जिला उड़ीसा के कालाहांडी और आंध्र प्रदेश के सुखाबेड़ी क्षेत्र में राहत कार्य भी किया। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वो बच्चों को, गरीब लोगों को पढ़ाने में पैसा खर्च करती है, लेकिन देश में जब भी जरूरत होती है, बाढ़ आती है या कोई भी कुदरती आफत होती है, वहाँ भी वह जरूर मदद करती है। उनके अथक प्रयास से कर्नाटक के 800 से अधिक गाँवों में कंप्यूटर शिक्षा पर 1 करोड़ रुपया लगाया और 3000 से अधिक पुस्तकालय खोले गए, ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो लाइब्रेरी जाकर, जिसे पुस्तक खरीदने के जिसके पास पैसे नहीं है, वो लाइब्रेरी में जाकर आसानी से पुस्तक पढ़ सके। उन्होंने गरीब बच्चों को सहायता दी, स्कूलों की इमारतों का निर्माण करवाया, अधिकतम अंक लाने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति दी और गाँवों में लगभग 300 से 300 कंप्यूटर वितरित किए। 13 पुस्तकों की लेखिका सुधा मूर्ति को उनके कार्यों के लिए अनेक पुरस्कार दिए गए हैं। तो वो इतनी लेखिका है, लेकिन उनका जो लेख होता है अंग्रेजी में होता है, तो इतना साधारण अंग्रेजी वो लिखती है कि वो कहती है कि साधारण महिला भी मेरी अंग्रेजी समझ सके, अपना खाना बनाते बनाते भी वो मेरी पुस्तक पढ़ सके, इतना सिंपल इंग्लिश में वो लिखती है।
जिनमें से प्रमुख है कर्नाटक राज्योत्सव, ओजस्विनी पुरस्कार, मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार, वुमेन ऑफ द ईयर 2002, FM रेडियो राजलक्ष्मी पुरस्कार आदि। सुधा मूर्ति ने अपनी उपलब्धियों से महिलाओं का मार्ग प्रशस्त किया है। मार्ग प्रशस्त किया है मानी मार्ग खुला कर दिया है। तो उनकी वह आज के महिलाओं के लिए प्रेरणा मूर्ति है। उन्होंने जो कार्य किया कि कॉलेज में लड़के होते हैं भी वो अकेली महिला थी, फिर भी वह आगे बढ़ी, अपना विकास किया और देश के विकास में भी अपना सहयोग दे रही है। इसलिए वो महिलाओं के लिए प्रेरणा मूर्ति है। आज इंजीनियरिंग महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों में 50% संख्या लड़कियों की है। उनके अनेक उद्योगों में मशीनों के बीच लड़कियां कुशलता से कार्य कर रही है। जिस मार्ग पर चलकर सुधा मूर्ति ने अपनी प्रतिभा, लगन और परिश्रम से सफलता की ऊंचाइयों को छुआ, उस मार्ग पर नई पीढ़ी को आगे बढ़ता देखकर वे खुशी से फूली नहीं समाती। तो उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी प्रतिभा से, अपनी लगन से, परिश्रम से जिस ऊंचाइयों को छुआ, उस मार्ग पर महिलाओं को आगे बढ़ते देखकर वो बहुत ही खुश होती है। महिलाओं की सफलता पर वे कह उठती है, हमारा मार्ग कठिन अवश्य है किंतु चलना जरूरी है। अगर कठिन मार्ग है और हम चलेंगे ही नहीं, आगे ही नहीं बढ़ेंगे, नहीं कि ये तो कठिन मार्ग है, यहाँ ये होगा वो होगा, तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। लेकिन सुधा मूर्ति कहती है कि मार्ग भले ही कठिन हो, लेकिन हम आगे चलेंगे तो भी हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। अपना लक्ष्य नक्की कर दो और फिर उस पर आगे बढ़ने में कोई दिक्कत हमें नहीं आएगी। थैंक यू विद्यार्थी मित्रों, नीचे जो शब्दार्थ दिए गए हैं, मुहावरे दिए गए हैं, स्वाध्याय दिया गया है, वह सब आप अपनी नोट में लिख देना। थैंक यू।